नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई। तो आज हमारे स्टूडियो में जो है श्रीमान जो अपने मोतिहारी चनमारी के मूल रूप से निवासी हैं, सो इनका कुछ अच्छा अपना जो प्रयास से मेहनत से हासिल की अपने जीवन में, तो इसके बारे में हम इनसे अपना आग्रह करेंगे कि कुछ दो टुक बताया जाए थोड़ा डीपली। और नमस्कार श्रीमान, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले अपन परिचय कर देवल जाओ थोड़ा सा, अपने से पकड़ लीजिए जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को संबोधित करूं और अपने बारे में कुछ बता सकूं। निश्चय ही मेरे लिए यह गर्व का क्षण है, खुशी का समय है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मित्रेश्वर झा है, मैं चनमारी का मूल निवासी हूँ। यहीं पर मेरा जन्म और अध्ययन सब कुछ हुआ। वर्तमान में मैं बेंगलुरु में कस्टम सुपरिटेंडेंट के रूप में पोस्टेड हूँ और मैं अपने बारे में विशेषता यही बताना चाहूँगा कि चूँकि चंपारण में चांदमारी का स्थान विशेष इसलिए लिया जाता है कि आज के डेट में यह एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि मैं यहीं बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। तो उस गौरवमयी धरती से जुड़े होने का आनंद कुछ और है, जहाँ पूरे नॉर्थ बिहार में आप कहेंगे जो एजुकेशन का हब मोतिहारी को आज माना जा रहा है, उसमें भी चांदमारी ऐसा स्पॉट है कि सारे जगह के विद्यार्थी आते हैं। यहाँ पर तो सुबह के समय आप देखेंगे तो एक मेला सा लगा रहता है विद्यार्थियों का। तो उस जगह से जुड़े होने का एक गर्व है मुझे, ये माँ भगवती की कृपा है। हाँ, अब मैं अपने बारे में कुछ अपने पर्सनल विषय के बारे में जहाँ तक आना चाहूँगा, तो मैं 2002 में अपना 10+2 करने के बाद, चूँकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार बड़ा था, फादर मेरे एडवोकेट थे, बट उतना ही कमाते थे जितना कि हम लोगों की डेली खाने पीने तक की स्थिति, बस आर्थिक स्थिति मतलब बहुत ही ये निम्न स्तरीय नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। तो उस परिस्थिति में मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं आगे जिस तरह एक आम विद्यार्थी का सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो करूं या फिर नौकरी के लिए प्रयास करूं। तो 10+2 करने के बाद, चूँकि 10+2 मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो उसके आगे मेरी इच्छा थी कि मैं साइंस स्ट्रीम में ही आगे बढ़ूं, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, स्थिति ये थी। तो फिर मैंने, जैसा आमतौर पर विद्यार्थी करते हैं, मैं भी उस समय जो अवेलेबल सोर्सेज था उसके थ्रू मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जो इनकम होने लगी, अब चूँकि अब मेरे पास समय नहीं था कि मैं कुछ इंतज़ार कर सकूं, तो मैंने एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी शुरू की। इसमें मोतिहारी मेरा जो प्रयास था वो विशेषता स्वाध्यायन पर ही था। हाँ, मैं ग्रुप डिस्कशन करता था MS कॉलेज में, हम लोगों के विद्यार्थियों का जो ग्रुप डिस्कशन होता था वही मेरे प्रयास का मुख्य आधार था। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वो नहीं होता तो एक दिन मुझे याद है कि जब मेरी जॉब हो गई और मुझे विद्यार्थियों ने बुलाया कि सर अब आप कुछ बोलिए, हम लोगों को संबोधित करिए, तो मैंने कहा कि माँ बाप तो जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद का हमको वो लोग चाह कर भी नहीं हेल्प कर सकते, कितनी भी उनकी स्थिति है, लेकिन इस ग्रुप ने मुझे उस परिस्थिति में, उस सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। तो मैं माँ बाप की तो ऋणी हूँ ही, साथ ही साथ इस ग्रुप का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। तो उस ग्रुप के छात्र उस समय भावहीन हो गए, सारे छात्र। और मैं ये भी गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि उस ग्रुप में जितने भी छात्र थे, आज के डेट में एक भी विद्यार्थी, सिंगल विद्यार्थी, शायद एक मुझे याद है जिनको हम लोग पंडित जी कहते थे, उनका भी शायद कहीं हुआ था, रेलवे कहीं पर हुआ, फाइनल नहीं हुआ मुझे जान, लेकिन बाकी सबका 100% रिजल्ट आया। तो ग्रुप का क्या स्थान था इसका। और उसी ग्रुप में मैं बताता हूँ कि जब MS कॉलेज फील्ड में हम लोग ग्रुप करते थे तो ये शुरुआती स्थिति थी, उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, तो लोग खेलने वाले बच्चे बदमाशी करते थे, बोलते थे कि खेलने के लिए जगह बने, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। और एक दिन तो ऐसी स्थिति, उस दिन मैं नहीं था ग्रुप में से प्रेजेंट, कुछ बच्चों ने क्रिकेट के नाम पर बदसलूकी की और मारपीट तक की नौबत आ गई थी पढ़ाई के क्रम में। हाँ, पढ़ाई क्रम में एक बच्चे का क्रिकेट बॉल आ गया और उसको रोकने के लिए कोई बोला तो वो लोग झगड़ा कर। लेकिन आज के डेट में स्थिति हो गई, वो देखकर सारे लोग अनुभव किए कि अरे भाई यही सब सफलता का। बाकी आप ट्यूशन करें, कोचिंग करें, एक निश्चित एज के बाद ट्यूशन कोचिंग कोई मैटर नहीं करता है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, दैट इज द की ऑफ योर सक्सेस। तो अब मैं फिर से अपने जो बता रहा था अपने बारे में वहाँ जुड़ता हूँ। तो 2002 में मैं
पढ़ाना और पढ़ना दोनों शुरू किया। डिग्री एडमिशन लिया और पढ़ाना शुरू किया। 2-3 साल तक प्रारंभिक तो मैं कंफ्यूज रहा, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, लेकिन 2005-6 से मैं 5 में मुझे याद है मैं MS कॉलेज ग्रुप में ज्वाइन किया, और 5 से उसके बाद जो एग्ज़ाम देता गया मुझे सारे में सफलता हासिल होती गई। और मेरा अपना जो अनुभव था, SSC में मैंने इनकम टैक्स में LDC का मुझे जॉब लगा, रेलवे में ASM का जॉब लगा, SSC में मुझे आज SSC में मैं इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ। आप ध्यान से देख सकते हैं जो भैया जो है अब पोटरी अपना खोल रहे हैं ज्ञान का। मुख्य रूप से यही जताना चाहते थे और यही जताना, अब तो डीपली इंट्रो चल रहा था। अब जो है मेन कैसे भैया को क्या क्या हुआ, एक समय ऐसा भी था जो 4-5 जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस, कुछ लोग कहता है नौकरी नहीं होता, लेकिन ये आपको बताएंगे सफलता के राज जो नौकरी जो होता है, एक बार में कितना कितना अच्छा पोस्ट छोड़ के कैसे हुआ। हाँ भैया, तो पहली बार जो आपको नौकरी क्या चीज़ में लगा, क्या छोड़े क्या पकड़े, इस बार फोकस थोड़ा कैमरा के हाईलाइट करें जी। इस बारे में जी जरूर माइक से चालू हो जाएगा। सबसे पहले एक विद्यार्थी का मनोदशा आप जरा देखिए। एक विद्यार्थी जो आमतौर पर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा होता है, उसके पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, नौकरी करूँ, नौकरी कौन सेक्टर में करूँ, क्या मिले, ITI कर लूँ, डिप्लोमा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। उसको इतने लोग इतने तरह का सजेशन देते हैं, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि हम जाएं तो किधर जाएं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हुई। कुछ लोग बोले ITI कर लो तो ड्राइवर की नौकरी इजीली मिल जाएगी, कोई इलेक्ट्रिशियन की, मतलब तरह तरह की बात हुई। और मुझे एक और भी सौभाग्य मिला, मैं जब ITI की परीक्षा दिया तो मुझे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, मुझे उस समय 6 पोजीशन आया था जी। और मेरा छोटा भाई वो मेरे जस्ट नेक्स्ट, हाँ, और मैं दिया और उस साल 6 पोजीशन आया। फिर किसी ने कंफ्यूज कर दिया, डिग्री होल्डर हो रहे हो और ITI करने जाओगे। अभी ITI का जो वैल्यू उस समय सोचिए, मतलब डिग्री कर रहे हो और ITI करने जाओगे। मैं भी उसमें, अब देखिए कैसे छात्र ब्रेन वॉश होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग अपना कुछ तय नहीं करते। किसी ने कह दिया ये एप्पल है तो हम एप्पल मान लेते, किसी ने कह दिया नहीं ऑरेंज है तो ऑरेंज। ऐसा नहीं करना है। मैं अपने अनुभव के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य गोल फिक्स करना और जिद्दी होना है, स्टबर्न होना है। ये नहीं कि कोई कुछ बता दिया तो यहाँ चलो, लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चलो, दाएं चलो, ऐसा नहीं। मुझे ये करना है तो करना है, वो फिक्स करना है। ये मेरी कन्फ्यूजन है। तो 2004 में मैं दिया था ITI का और मुझे 6 पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में मिला था और मैंने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे ही लोगों ने कह दिया। ठीक है, 2004 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 में जब देखा कि अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो बहुत बड़ा स्कोप है, लाखों करोड़ बच्चे अपीयर हो रहे हैं और सीट रहे 36, 35, 40, 20, कैसे हो। तब मैं जो है सो 2006 में फिर से एग्जाम दिया ITI का और उसमें फिर से मुझे 6 नहीं 7th पोजीशन मिला। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर साल दर साल आपकी क्षमता घटती जाती है। जिस क्षमता के साथ आज आप हैं, अगले दिन वो नहीं रहेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा अपने लाइफ में कि कैसे क्षमता घटती है। तो 2006 में मुझे एक डाउनग्रेड हुआ मेरे लिए। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बढ़े थे, बच्चे तो हर साल दर साल हर परीक्षा में बढ़ते हैं। तो कैमरा संभाल लेते हैं, ठीक। उस समय मुझे 7th पोजीशन मिला और मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। 2006 की बात है। कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट तो था नहीं। हर आदमी का इंटरेस्ट अलग होता है। टेक्निकल बैकग्राउंड में है वो बच्चा को उधर इंटरेस्ट है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था नहीं। मैं टीचिंग करता था। टीचिंग में मैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ाता था यहाँ पर। और मेरा नाम ऐसा था कि आप उस समय किसी से भी पूछिए, बच्चे मेरे पढ़ाई के मती से, और मैं किताब छूता भी नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि मैं संस्कृत सिर्फ 10th तक पढ़ा था, आगे नहीं पढ़ा था। लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, और जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ों का नॉलेज और गहन होता है और आप डीप जाएंगे। तो मैं ऐसा होता था कि मैं चौक उठाता था और बोर्ड पे लिखता था, कभी मैं बुक देखता नहीं था। सफलता के जो है भैया नौकरी में पहली बार जो रेलवे में आपका हुआ था, तो अब उस पे आता हूँ। तो 2006 में ITI में हो गया, और ITI में हो गया तो अब मैं करूँ क्या, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट लगता नहीं था। लेकिन तभी मैंने एक रेलवे में, उस समय RRC होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, RRB भी होता था, बट RRC होता था सिर्फ ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के लिए। और पहली बार उस समय शुरू हुआ था कि ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू नहीं, तो उसके पहले लोग ऐसे ही बड़े बड़े अफसर अपने इसको कर देते थे। तो RRC के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ। RRC बिलासपुर था, उसने लिया और मेरा उसमें पोजीशन आपको 100 to 100 के बीच में था, जबकि टोटल सीट्स था 3000। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट में, और स्टूडेंट्स तो कितने अपीयर होंगे उनकी क्षमता छोड़ी। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, मैं एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, मोतिहारी से बहुत बच्चे गए थे। और उस समय क्या हुआ था, समकालीन तौर पर मुंबई डिफरेंट जगह पे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट हुआ था। वो बिलासपुर वाले में जो है सो
मोतिहारी के बहुत बच्चों का नहीं हुआ, मेरा हुआ और बहुत अच्छे रैंक में हुआ। और मैं अपीयर होकर 2006 की बात बता रहा हूँ, 7 आते आते उसका फिजिकल होकर ज्वाइनिंग आ गया। और जब ज्वाइनिंग आई, हाँ, जब उसका फर्स्ट रिजल्ट आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पहला कोई एग्जाम अपीयर, उस रात पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, इतना खुशी का वो क्षण था, मैं बता नहीं सकता। जो भी था एग्जाम रिजल्ट आया था, इससे मतलब था। जब ज्वाइन करने जाता हूँ 2007 में, और जब ज्वाइन करने के लिए जिस धर्मशाला में ठहरा, वहाँ जब बाकी विद्यार्थी हैं, वो लोग तो ग्रुप डी की नौकरी, तो ग्रुप डी की नौकरी होती है, वो खलासी गैंगमैन ये सब की नौकरी, वो जब अपना हाथ दिखा रहे थे, पूरे हाथ में एक थैला हुआ था। अब मैं देख के रोने लगा, मैं बहुत बच्चा था अभी, अब मेरे अभी के फेस को देख के 2006 का बात अब करो, अभी मुझे भी नहीं आई थी ठीक से, तो मैं देख के रोने लगा लिटरली। और मैं मेरे साथ मेरे मामा गए थे वहाँ पर कि ज्वाइन कराएंगे, और मैं रूम में आकर रोने लगा और मामा को बोला कि मैं तो पागल हो जाऊँगा। बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैं बोला कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, किस तरीके से आप बहाना करके मुझे निकालिए। और हम लोग अगले दिन गए और जाके वहाँ बोलते हैं कि सर मेरे से ये जॉब नहीं होगा। तो वो जो RRC में जो लोग बैठे थे वो बोले नहीं होता तो क्यों फॉर्म फिलअप किए, क्यों किसी का लाइफ। और उस समय रीजनल इशू बड़ी चल रहा था, छत्तीसगढ़ वाले लोग समझ रहे थे कि बिहार वाले सारे लोग हमारा अधिकार छीन लिए कि। तो मैं वहाँ किसी तरीके से बोले अच्छा ठीक है, तुम नहीं करना चाहते तो तुम डायरेक्ट नौकरी मत छोड़ो, नौकरी आजकल नहीं मिलती है, तुम एक लेटर लिख के दे दो कि हम बाद में 2-3 महीने बाद मेडिकल ग्राउंड पे हम आएंगे। अभी हम 2 मिनट बीच में रुकना चाहेंगे, एक डायलॉग याद आ गया है, इसी को कहा जाता है कि कैरियर चुनो कंप्रोमाइज नहीं। अगर भैया अगर वो दिन कहते, अगर इनका रुआ नहीं कांपता, उसे देख के हाथ में ठेला कजरी ये सब होता है ना, बहुत रेल पटरी पर भले लोग नौकरी कहता है, लेकिन जीवन जो देखते हैं, मेरे भी बहुत लोग मित्र यहाँ पर डी ग्रुप का अर्थ होता है, वो डिब्बा ढक्कन चुनना वो सब बहुत होता है, तो दिक्कत होता है। तो देखा जाए जो होता है ना, इतना अच्छा बोले कि भाई हमसे नहीं होगा, मिला हुआ नौकरी देख सकते हैं आज के डेट में। तो हम अब आगे जानेंगे कि नौकरी कहा गया कि भगवान मिल जाएंगे, नौकरी नहीं ऐसा कहा जाता है। मेरी माताजी कहती हैं कि कैसे किसी को नौकरी हो गया। तो इसका जो सफलता के राज है भैया बताएंगे कि डी ग्रुप साफा फाइनल, यस माने हाँ, नो माने ना। करना क्या है, कहा भी गया, कुछ विद्यार्थी लोग मुझको बताते हैं कि उद्देश्य मनुष्य जान गया था, सफलता में देरी नहीं। हमें करना क्या है, व्हाट टू डू एंड नॉट व्हाट टू डू फॉर मैंस लाइफ, हमें जीवन में क्या करना है। तो इसके बारे में जब भैया ने डी ग्रुप का जो काम धाम नौकरी, लेकिन जीवन जो होता है सिर्फ नौकरी अपना उद्देश्य नहीं है। हम लोग का जो लाइफ है सिर्फ नौकरी नहीं है, हमें अच्छा करना है, समाज में रहना है और हम आगे अच्छा कर सकते हैं। भले घर से प्रेशर आता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, इसीलिए कुछ लोग जो होता है अपन समय के अनुसार अपन विचारधारा बदल देता है, लेकिन जैसा समय ठीक हो तो फिर आगे कैसे बढ़ते हैं आइए जानते हैं। तो उसके भैया क्या हुआ उसके बाद बताया जाए थोड़ा अच्छा। तो नौकरी तो डर गया मैं, मामा भी डर गए कि भाई बच्चा कह रहा है कि पागल हो जाएंगे, सही में मेंटली वो स्थिति मेरी अच्छी नहीं। तो हम लोग बहाना करके अगले दिन जब मैं वहाँ से आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग करता था और बहुत अच्छे प्रोफेशन में था, पैसा जो भी मिले छात्रों का सम्मान बहुत मिलता था और मैंने सम्मान कमाया पूरे अपने पढ़ाई के समय जीवन काल में। बहुत अच्छा विद्यार्थियों का प्यार रचने मिला, आज भी जितने विद्यार्थी। तो अब मैं सीधा उस आपके मेन पॉइंट पे आता हूँ कि वो नौकरी लग गई। अब नौकरी लगती कैसे है, ये पॉइंट पे हमें आना। नौकरी तो हजारों लग जाएगी, सब लोग ले लेंगे, लगती कैसे है। और उस समय की बात जो मैं कह रहा हूँ और आज की बात दोनों सेम नहीं है, बहुत कुछ अंतर आ गया। लेकिन हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, आज के डेट में जो नए लड़के ज्वाइन करते हैं वो लोग बात करते हैं हम लोग। तो अब मैं वो थोड़ा बताना चाहूँगा कि उस समय मैंने क्या किया और आज क्या हो रहा है। आप लोग जो, चूँकि इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग जुड़े होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली हमारे बिहार के छात्रों के लिए क्या कमजोरी है, क्या वीक पॉइंट है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कैसे उसका आपको इशू को सोल्व शॉर्ट आउट करना है, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम ये क्या बोलते हैं थोड़ा समराइज करेंगे उसको। तो मैं जो तैयारी किया उसका बेसिक सिंपल लाइन में, एक लाइन में बताता हूँ कि मैंने कहीं से पढ़ा था। उसमें सबसे फर्स्ट जब हम देखते हैं अपने लाइफ का टारगेट, तो IAS IPS बनने की इच्छा होती है, मन में होती है ना किसी विद्यार्थी को। हर माँ बाप का सपना होता है IAS। मैं भी उस समय 2004 की बात बता रहा हूँ या 5 की, मुझे भी पागलपन चढ़ा कि मैं IAS बनूंगा। और बनूंगा तो मैं क्या किया कि मैं उस समय ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता था, मुझे 1 मंथ का टीचिंग कोचिंग में मिला था शायद 800 और कुछ कहीं और पढ़ा था 1500 के आसपास रुपए हुए थे मुझे पूरे महीने का। मैं पूरा रुपये लेके मुजफ्फरपुर गया, वहाँ कोई अगोरी कौन सा चौक था कहीं पर, जहाँ केवल बुक स्टोर में मैंने IAS से रिलेटेड सारे बुक खरीद के और लेके और पैसे उसका खत्म कर दिए। बिना टिकट में ट्रेन में आ गया, आ तो गया, रास्ते में मैं स्टेट चेक इन हो गया
उतर गया। और भी मैं बताऊंगा, मैं स्टेट चेकिंग में मैं असिस्टेंट कमांडेंट का निकाला था, और उसके मैं स्टेट चेकिंग में एक बार मैं रांची जा रहा था फिजिकल देने, और वहाँ भी पकड़ा गया। लेकिन उसने मेरा एडमिट कार्ड देखा तो बोला कि भाई आप तो असिस्टेंट कमांडेंट ये किए हैं, आप इतने बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। और वो इतना सिंपैथी दिखाया, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, उसने क्या, एक दूसरे विद्यार्थी जो बेटिकट पकड़ाया था उससे पैसा ज़्यादा लेके और टिकट मुझे दे दिया, बोला कि आप रांची तक जाइए। एक सिंपैथी कैसे मिलती है, अगर आप ईमानदार हैं लाइफ में तो लोग सपोर्टिव मिलेंगे। सब भाई कुछ हो या नहीं हो, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो एक रहता है। कहा भी गया है कि संसार का सबसे सस्ता सुविधा अगर कुछ है पढ़ाई लिखाई हो विद्या। कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रतम धर्म पौनौति धर्मो धर्म तथा सुखम। आप देख सकते हैं जब विद्या रहता है ना तो दूसरा आदमी टीटी जो खुद रहता है इसी का व्यवसाय करता है लोग, उन्होंने मैनेज करके इन बंधु का सहयोग की है। तो अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर हुनर है, ललक है, लगन है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसका बानगी पेश किया है मेरे भाई जी जो बगल में विद्यार्थी जी बैठे हुए आज कहीं ना कहीं पोस्टेड है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप भी मन लगा के पढ़िए, और इस तरह जो कहानी है बहुत ही अच्छा है। तो हम चाहेंगे जब टीटी ने आपसे अपना पैसा भी अभाव था, आना जाना है, एग्जाम देना है, और अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छा चाहिए खाएंगे तो गेहूँ नहीं तो गेहूँ, तो इस तरह था तो जाना आना तो था ही। इस पीरियड में अब ये बताया जाए कि थोड़ा सा जो है जीरो से अर्थ से फर्श जो होता है ना, अर्थ से अर्थ तक का सफर, फर्श से अर्थ तक का सफर में कौन कौन से मुख्य रूप से जो हुआ यहाँ पर, इसके बारे में कुछ विशेष। और अपने बचपन के जीवनी में जब आप लोग मित्रता जब था, बहुत लोग था, अभी घर में माता पिताजी सब लोग का होगा, यहाँ भाई कुछ कर लो, नौकरी कर दो, भाई बंधु भी थे, उस पीरियड में कैसे अपने आप को संभाले। कुछ लोग होता है कि भाई काम तो सबको करना है, जीवन है तो करना ही है, लेकिन उस पीरियड में लोग होता कहता है कि क्या करे, मुश्किल है, घर परिवार नहीं चला पा रहे, मजबूरी है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, भाड़ा कहाँ से आएगा, घर से प्रेशर है, शादी ब्याह हो गया, बहुत होता है। उस पीरियड में अपने आप को कैसे संभाले। आपका चनबारी जो मोहल्ला है, यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, बड़ी जो उदंड प्रवृत्ति के होते हैं, मैंने खेल कूद भाग दौड़ पढ़ाई लिखाई के यहाँ पर गॉड है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लड़का रहते हैं वो हीरोबाजी ज़्यादा करते हैं, हम देखते हैं, फटफटिया भी चलता है। तो इन लोगों से संगत सोसाइटी में कैसे बचे। आज भी आपके संगत में आपको घूमते हुए देखते हैं, आज वो लोग रोड पर ही रह गया, इसलिए नाम नहीं लेंगे, कैमरा साइड करके थोड़ा सा तो बहुत लोग हैं कहीं ना कहीं भागदौड़ में। तो इसके बारे में कुछ बताया जाए। संगत सोसाइटी जो होता है विद्यार्थी को भी दिग्भ्रमित करता है, संगत हो अच्छा हो तो बना देता है, गड़बड़ है नशा पानी गलत हुआ तो बिगाड़ देता है। तो संगत सोसाइटी से आपने कैसे बचा, और घर परिवार को देखते हुए पढ़ाई जो है आगे ये वो अपन मिल गया, उसके बाद भी आपने जो आगे की जो यात्रा है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा थोड़ा सा प्रयास किया। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका ठीक है। 10 मिनट अच्छा हो जाओ, आके वेट करल जी, हम आ जाए 5 सेकंड बानी बगले में पहुँच जाए करवा, एगो जस्ट मिस कॉल कर दें, हम आ जाए। तो अभी हम जानेंगे मुख्य रूप से जो अभी जो जिस पोस्ट पे है बेंगलुरु में रह रहे हैं, तो बेंगलुरु में रह रहे हैं तो हवाई यात्रा तो पूछना ही नहीं है। बिल्कुल अभी जो भी यात्रा होती है हवाई यात्रा ही होती है। तो बेंगलुरु में अभी जो पोस्ट पे उस पोस्ट पर मुख्य रूप से जो है जानेंगे भैया जो है अपना साइकिल से स्टार्ट किए थे, आज हवाई जहाज तक की यात्रा है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता है मोतिहारी तक आने में, पटना से भी 3। तो इसके बारे में थोड़ा बताया जाए, संभव को ध्यान रखते हुए, आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा यहाँ का जो है जो इस पोस्ट पे है, जहाँ तक सफ़र जो संघर्ष का है, कहानी जो है थोड़ा सा बताया जाए। बिल्कुल, अभी मैं ये तो कहानी है ये तो बता दूंगा, मैं एक लाइन जो बोलना चाह रहा था उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जी जी। परीक्षा की तैयारी का बेस क्या होना चाहिए। जी, तो मैंने बहुत सारे IAS जो सक्सेस जिनका जो लोग अटेम्प्ट करके निकाले थे उनका इंटरव्यू वगैरह पढ़ रहा था। सारे इंटरव्यू का कंक्लूजन यही था कि पढ़ाई को समग्र रूप से करना है, ऐसे गैप में ये मिल गया वो मिल गया वो मिल गया ऐसे नहीं है। तो मैंने उस सारे इंटरव्यू का जो कंक्लूजन निकला ये था कि NCERT का 6 से लेकर 10+2 का बुक्स को आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं 6 से 8 तक जैसे हम लोग का था, थोड़ा सा अच्छा संगत नहीं मिला, इधर उधर ये हो गया तो पढ़ाई ध्यान से नहीं करता। जी सही। तो 6 से 12 तक के बुक्स का एक एक लाइन और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको पेंसिल से आप अंडरलाइन करके उसको नोटबुक में अपना एक रखें और 1 से 2 बार वो कर लें। उससे क्या होगा, आपका सारा गैप जो फिल हो जाएगा और उससे आपका 80% एग्जाम का सक्सेस का चांसेस वहीं से शुरू होता है।
अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, तो हमारे समय में कॉम्पिटिटिव स्किल और आज के में थोड़ा अंतर है। तो मैं इसीलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ कि हर समय एक ही तरह का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। बट आज भी कोई भी विद्यार्थी जो ऐसे पढ़ना चाहता है, आना चाहता है, उसको पहले अपना ये बेस स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। उसके बिना आपको एनसीईआरटी का बुक उठाइए, 6 से 10th कंप्लीट कर लिया, 12 हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो 10th तक का तो कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका लुसेंट टुसेंट जो पढ़ते हैं वो सारा इधर ही कवर हो जाएगा। और पूरे स्टोरी के रूप में, हिस्ट्री है तो यहाँ गुलाम मोहन से पूरा पढ़ लीजिए, फिजिक्स है तो लाइट का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि एक पॉइंट वाइज, तब पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं करोगे आप, डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप हाँ बिना डीपली पढ़े सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्लियर आप है। एक पूरा लाइन खींच लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं कि यहाँ से ऐसे 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 होके जाता है, तो वो आपको बड़ी हेल्पफुल होता है। तब जब आप मल्टीपल चॉइस में देखते हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं हिंट्स मिलेगा और आप मार लेंगे। मुझे इसमें हेल्प हुआ था, मैं आरआरबी मुंबई में जब एएसएम का एग्जाम हुआ था, मैं मोतिहारी से उस समय 2 लड़के ही निकले थे फाइनल स्टेज में, उसमें एक गए थे यहाँ से कितने लड़के। जब साइको देने गए तो साइको टेस्ट में भी मिनिमम उस समय हमारे यहाँ से मोतिहारी से 100 लड़के सिर्फ साइको के लिए, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 2 ही आए। और मेरी स्थिति थी, आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जब साइको टेस्ट होता था ना, हम लोग आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन उसके लिए बनाते थे। मेरे ही रूम में लड़के आते थे 10-12 लड़के, सब लड़के बना लेते थे और मैं बना ही नहीं पाता था। पता नहीं क्या था, डर रहा था, मैं बहुत यंग एज में, अभी जस्ट मैं डिग्री पास किया था और एएसएम का दिया तो हो गया। मुझे लगता था मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। 20-21 साल रहा होगा उस समय, या 22 हार्डली हुआ होगा। तो मुझे या फिर एक अजीब सा मेंटल प्रेशर था, डर था। तो मैंने क्या किया जो है सो मैं उसको बनाता था, अंत में मैं डर से बनाना छोड़ दिया, साइको टेस्ट बनाना ही छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाता था कि सारे लड़के निकल रहे हैं। तो जिस दिन एग्जाम में बैठा ना, उस दिन 10 मिनट के लिए मैं अपना अंतर स्मरण किया और मैंने बोला कि इस समय मैं अपने आप को फुली कंसिडर करूंगा, जो भी होना होगा। इस साइको टेस्ट तो मैंने दिया, एवरेज ही रहा होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन रिटर्न में मैंने जो चांस लिया था ना, इकोनॉमिक्स के करीब 15 क्वेश्चन थे जो आमतौर पर नॉर्मल लड़के सोल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना जो समग्र अध्ययन था, डीप स्टडी थी, उसके बेसिस पे मुझे कहीं ना कहीं हिंट्स मिलती थी, मैं टिक किया और वो 15 क्वेश्चन सही होगा, और उसके अलावा जो नॉर्मल थे वो तो आ ही गए। तो उससे क्या, मेरा रिटर्न का मार्क हाई था मेरे, और इससे यही कारण था कि मुझे हुआ। तो इस तरह की चीज़ें मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई की शुरुआत अपने समग्र अध्ययन से करें, एनसीईआरटी के बुक को बेस बनाएं, वो सब कुछ का सार होता है। बाकी आपका जो भी पढ़ना है पढ़े, उसके बाद अब आप जो भी सेक्टर में एग्जाम देने जा रहे हैं, आजकल मैथ का लेवल बहुत हाई हो गया है, बिना एडवांस मैथ के होगा नहीं, सामान्य अरिथमेटिक पढ़ने से कुछ होगा नहीं। तो आप उसको, आपका कंपटीशन जो आज के डेट में, सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट डाइवर्ट होकर यहाँ आ गए हैं सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि उधर क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, परमानेंट नहीं है, आज नौकरी है कल निकाल देंगे। तो आपका लड़ाई अभी सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका साइंस और मैथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर उनको, ऐसा नहीं कि कन्फ्रंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे बैच में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपीयर हुए थे, नहीं हुए, तो कहने का सेंस है कि, लेकिन आज के डेट में 90% जो लड़के जा रहे हैं, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट का हो, चाहे मैं सिर्फ एसएससी की बात कर रहा हूँ, वो सारे इंजीनियर हैं। तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट होकर एमएससी बीएससी करके अगर आप जा रहे हैं, तो उनसे मुकाबला करना आपको टफ है। और टफ नहीं है तब जब आप अपने आप को डीप स्टडी करिए, अपने कमजोरी को मजबूत करिए। उनके लिए आर्ट्स पॉइंट कमजोर रहता है, आप मैथ को मजबूत करिए और अपना आर्ट्स को मजबूत करिए। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंज है। Nowadays, if you see many students, those who are going to Bangalore joining, first day they are feeling like depressed because they can't speak in English. Whenever they are, and because of that they are getting tortured. तुम लोग उधर साउथ में बोलते हैं, क्या रे तू सब कैसे आता रे, तुम्हारा इधर तुम्हारा क्या चोरी करता क्या, कैसा सीट सेल करता क्या, कैसा करता तू, वो ऐसा बात करते हैं उधर साउथ कटन में। इसलिए बोला कि जस्ट आपको एग्जांपल बताने के लिए, वो बच्चा नया जगह, सर कलम दीजिए ना, अरे बेवकूफ तुम जहाँ हो, जिस सेक्टर में, उस तरह बात करो। सर प्लीज गिव मी ए पेन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश, जस्ट बिकॉज दे फील दैट नो सर आई कांट सी। Being a student, I was here, I born and brought up in Motihari. I never studied English because it was only Hindi. But when I went there, I saw how they are speaking. What is new? How to approach the English language. Day by day, I started catching their language. See, major words are there like shall I do this is or something like that. You copy, and if you are expert in tense, no, slowly you start thinking. Because our basic, how we speak English, first we think in Hindi, then we translate it in English. This is not the way to speak. To come out of that, you have to do some little bit group discussion, half an hour daily. One point to select 5 sentences you have to learning. Slowly your word power will increase. Okay, so okay, I was out of context. So अभी मैं क्या बता रहा था, इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंज है। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और पैसिव वॉइस क्या क्या है, आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है।
इंग्लिश बिहार के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजेस है। आप उसको सेल्फ स्टडी न्यूज़, और मैं अपना एक चीज़ बता दूं, न्यूज़पेपर मैं कैसे खरीदता था, मैं भी एग्जांपल बताता हूं। न्यूज़पेपर मैं पहले ही बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे कि न्यूज़पेपर मैं खरीदता था उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली एडिशन, जो सिर्फ 1 रुपये में आता था और इतना मोटा आता था, तो सारा खरीद के और मंथ के एंड में बेच देता था। तो बेच देता था तो ऑलमोस्ट अगर महीने का बिल आया है 30, 40 या 60 रुपीज़, तो उसमें से हमको 20-30 मिल जाता था, बाकी 20-30 रुपये और मैं एक बताना चाहता हूँ, तो मैं मैनेज करना बहुत जरूरी है। 2001 से ही शायद पढ़ना शुरू किया, और आज अब तो नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन 2001 से लेके और यहाँ जब तक मोतिहारी में था, मेरे घर में इंग्लिश न्यूज़ पेपर आता था, और सारे बच्चे जो अगल बगल के जब देखे डेली न्यूज़ पेपर आता था, लोग आके पढ़ते थे। कुछ लोग, कोई बिजनेसमैन है वो इंटरेस्टेड है, वो शेयर वाला पेज, तो अपना शेयर वाला पेज लेके चला गया। बट आप जब एक माहौल को चेंज करते हैं तो कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, और आपको समग्र पढ़ाई पढ़नी है, ऐसे इधर उधर जो जैसा बताया वैसे पढ़ने से नहीं होगा। आप एक कठिन संकल्प लीजिए, बढ़िए। और अब रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की, तो मैं अब इसको बता देता हूँ कि मैं 2008-7 ये सब में 3 साल ही मेजर एग्जाम दिया। 2007, 8, 9 में तो जाके मैं, तो 2007 एक एग्जाम के बेसिस पे मुझे SBI में हो गया मेरा सिलेक्शन, क्लर्क में मैं आर्यराज में पोस्टेड था ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। उसके बाद मेरा SSC का LDC का इनकम टैक्स में हुआ था, वो मैं ज्वाइन ही नहीं किया। ये RRB ASM का साइको वगैरह सब कुछ हो गया, मेडिकल के लिए फाइनल हो गया। जब आया ज्वाइनिंग के लिए मैं उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैंक में था, और मैं कहाँ मुंबई में उस समय होता था बिहारी ये सब होता था। तो मेरे पापा बोले क्यों जाओगे जब घर के पास ही नौकरी, थोड़ा मुंबई में मार के समुद्र में भी वो लोग धरती पुत्र के नारे लगाते थे, तो हम हमारे भी धरती है। हमारा दुर्भाग्य है कि यार सरकारी नौकरी के अलावा कोई साधन नहीं, इसलिए हम लोग करते हैं, नहीं तो सारे विद्यार्थी मेधावी तो हैं ही। तो वो थी। उसके बाद BPSC का मैं PT दिया ऐसे ही बिना कोई प्रिपरेशन के, और हो गया BPSC PT, लेकिन मेंस में मैं अपीयर नहीं हुआ। आया एडमिट कार्ड, नहीं अपीयर हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि यहाँ पर मेरा अब नहीं चल सकता। मैं ऐसे सिर्फ फॉर द नेम सेक आई कैन नॉट अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन, सो आई जस्ट अवॉइडेड इट, इवन दो आई हैड एडमिट कार्ड इन माई हैंड, आई जस्ट अवॉइडेड इट। उसके बाद SSC का मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के फॉर्म में। 2009 में मैं बैंक की नौकरी छोड़ के वहाँ सितंबर में ज्वाइन किया, और 2018 में मैं सुपरिटेंडेंट बन गया। लास्ट 4 ईयर से मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। लाइफ चेंज हुई, फैमिली बन गई, अब तो बहुत कुछ चेंज भी हुआ। जहाँ मैं 1500 रुपये 1200 रुपये महीने कमाता था, आज के डेट में मेरी सैलरी 98,000 इन हैंड, सब इनकम टैक्स कट के 98,000। तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। तो सैलरी तो सेकेंडरी इशू है, सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। हम आज के डेट मेरे मम्मी पापा, किसी माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा गजेटेड अफसर बने। हालांकि मैं अब फील करता हूँ कि गजेटेड अफसर, नॉन गजेटेड अफसर, ये सब हम लोगों का बिहार का थोड़ा ज़्यादा ये है। आप जीवन में सफलता हासिल करिए, जहाँ इंटरेस्ट हो वो करिए, ये सब किसी के प्रेशर में नहीं आइए। माँ बाप का सपना होता है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, जीना तो आपको है ना। आप अगर लाइफ में जैसे 3 इडियट का मैसेज क्या था, जिसमें मन करे उसमें करो, वो एक्चुअली सही भी है। नहीं करिएगा तो जीवन भर ये करिए। जो लोग सरकारी नौकरी को अपना ये माने हैं, मेरे अंदर था सरकारी नौकरी का जब, इसलिए मैं ज्वाइन किया, मुझे दूसरे में नहीं इंटरेस्ट था। लेकिन जिस किसी भी विद्यार्थी को इंटरेस्ट है ITI के थ्रू या किसी के थ्रू, थोड़ा टेक्निकल नेचर है, वो उस सेक्टर में जाए, आगे बढ़े, नए नए इन्वेंशन करे। क्योंकि हम लोगों को इतने सारे वैज्ञानिकों ने आज कोई रेफ्रिजरेटर बना दिया, कोई कुछ बना दिया, और हम लोग उसको मजा उठाते हैं। हम इस पृथ्वी पर क्या सिर्फ खाने के लिए और ऐसे मरने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए? हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके हम इस पूरे अर्थ के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो जो जिस सेक्टर में एक्सपर्ट है या इंटरेस्ट है, उसमें आगे बढ़े, इनोवेटिव हो और कुछ लाए। मेरा एक ही मैसेज रहेगा, ठीक है। तो अब 1-2 मिनट का समय लेंगे चलते चलते। अब मुख्य रूप से जो हमारे जो श्रोता के रूप में जो हमारे जो 3 विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है, हम चाहेंगे एक एक प्रश्न जो लाइफ से या लाइफ से अति होता है, उनसे एक एक पूछने का चाहेंगे बैठकर। भैया उनका जवाब देंगे। आइए बैठो, कुछ पूछ रही है, अब बैठो, ये तो इससे पूछिए जो भी वो करियर के बारे में कैसे क्या करे, यहाँ पर होगा। मिला नमस्ते सर। सर मेरा कहना यही है कि मैं सब विद्यार्थियों से अलग हट के कैसे चलूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर लूं। इन्हीं की तरफ से इंडिकेट कर दो। जी, आप एक सामान्य विद्यार्थी की यही मनोदशा होती है कि वो कैसे बाकी विद्यार्थियों से अलग हो। क्यों अलग होना हो भाई, क्यों अलग होना? नौकरी ही तो हासिल करनी है, कोई मोक्ष तो हासिल करना नहीं है। नौकरी को इतना हेडेक क्यों लेना? जीवन में जिस दिन आप किसी चीज़ को हेडेक लीजिएगा ना, उस दिन हेडेक मत लीजिए, एंजॉय करिए। आपको ये फील करिए कि इसके थ्रू हम देश की सेवा करेंगे। जिस आज के डेट में आपकी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, देखते हैं कैसे पुराने बाबू लोग इरिटेटिव वे में बात करते हैं, जाओ रे तू बाद में आना। या फिर मैं जब बैंक में काम करता था, एक क्लर्क बोलते हैं, एक गरीब मजदूर था, वो आता था 2-3 बार पैसा लेने, तू 5,000 जमा करता है, 10 बार पैसा निकालने आता है, लिख जाओ, एक बार लेके जाओ यहाँ से।
तुर्कोलिया ब्रांच में हो गया। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है हमें। हम आउट ऑफ विंडो जब हम उसको बैड फील करते हैं तो हम लोग जब व्हेन वी गो इनसाइड द विंडो, व्हाई शुड वी behave like that, why should we torture anybody like that? We are getting paid to serve the people, so उसको एंजॉय करना है पहली चीज़। अब रही बात कैसे, हाँ, तैयारी कैसे मजबूत हो, बाकी विद्यार्थियों से अलग नहीं होना, हम इंसान हैं, वो इंसान है, हम सबका एक ही है। तैयारी कैसे हो, जिस चीज़ का सिलेबस है, सिलेबस तो आज के सारे सरकारी नौकरी के लिए लगभग एक ही होता है, जीके है, जीएस है, मैथ है, ये है, साइंस है। आप जीके जीएस क्या होता है, हमारा जो सोशल साइंस होता है वही जीके जीएस है, थोड़ा करंट अफेयर्स को उसमें ऐड कर दिया तो हो गया। साइंस क्या है, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े वही साइंस है। तो हम अपने जब तक सीक्वेंस में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लाइट का पूरा कंसेप्ट नहीं समझ जाएंगे, किसी केमिकल एनालिसिस नहीं जानेंगे, क्या एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ के जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे, नहीं करना है। सीआईटी का पेपर है या आपका बीटीसी है, कोई भी उस सबका सिलेबस एक ही रहता है। आप उसको उठाइए 6 से लेकर 10 तक, और आज चूंकि एग्जाम का सिलेबस नहीं होगा, 10+2 का भी हिस्ट्री ऐसा सोशल साइंस पढ़ लीजिए, पढ़ के आप मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगी बस। और थोड़ा सा अपने आप कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखिए। चलिए आइए मिरर के सामने खड़ा होकर आइए बालक, अभी तेजी से आप भी कुछ प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा कहना है कि सर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टाइट हो गया, तो लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म अभी नहीं आ रहा है, तो हम लोग लगभग 2 साल से मोतिहारी में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मन होता है विचलित हो जाता है कि क्या करे, कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। उसी पे बताइए कुछ क्या करे कि जल्दी आगे जॉब लग जाए। हाँ, इसके बारे में कुछ देखिए, ये तो नीतिगत मुद्दा है समय के सरकारों के साथ। ये हुआ था 1990 से 2004 तक वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, तो सीटें घट गई थी, बहुत सारे लोग बेरोजगार रह गए। 2004 से सीट बहुत बढ़ गई, तो बहुत लोग उसमें रिक्रूटमेंट हो गए। तो इस पर एज ए कॉमन आई कैन नॉट कमेंट, बट आप अपनी मेहनत को, चूंकि आपका लक्ष्य यही है, आपको ये बहुत वे में हेल्प करेगी। आप बीएड करिए, आपको किसने रोका है, बीएड वगैरह की तैयारी करें, बीएड के थ्रू अच्छा इतने सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उसमें आपको अच्छी सैलरी में, सिर्फ सरकारी को नहीं, आप क्वालिफाई अपने आप को टेक्निकली एक्सपोर्ट करिए, प्रोफेशनल ये चाहिए, जैसे एमबीए होता है, जैसे बीएड होता है, जैसे एलएलबी होता है, ये सब भी करिए। यही नहीं मतलब है कि बस जाएँ और सरकारी नौकरी ले और 50,000 की सैलरी ले और सो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर एट प्रेजेंट सीटें कम है तो आप जो है सो इसको रिसीव करके बोल दीजिए कि 2 मिनट में यहीं पर है, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और ये सब निगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। निगेटिव नहीं होना है, अपने आप को निगेटिव में अपना हाँ लक्ष्य पीछे भागना। अगर आपको लगता है कि सैलरी में थोड़ा क्या बोलते हैं कि यहाँ पर नौकरी का भी अपॉर्चुनिटीज कम है, तो अपने आप को एलएलबी या फिर ये क्या बोलते हैं बीएड या फिर एमबीए के थ्रू अपने आप को इक्विप कीजिए कि समय के साथ आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। वो कहता है सरकारी नौकरी में 2-4 पद आ रही है, और उसके बाद से भर्तियाँ भी डाल दी जा रही है। जैसे आर्मी के कहीं 2 साल तक भर्ती डाल दी गई है, और रेलवे वाला 1 लाख भर्तियाँ डाल दी गई है। इसके बारे में देखिए, कोई भी भर्ती टाली नहीं जा सकती, सरकार को कर्तव्य काम करना है। तो आप एक क्षणिक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में एक काम नहीं करेगा। तो आप पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी को उसी इंटेंसिटी में करिए, और साथ में जैसे मैंने अभी पिछले आपके एक छात्र महोदय के प्रश्न का उत्तर दिया कि अपने आप को इक्विप्ड करिए, टेक्निकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखिए। सिर्फ कॉमन एजुकेशन डिग्री के बेसिस पे अभी नौकरी कठिन हो चुकी है, तो आप साइड में बीएड कर लीजिए, आईटीआई कर लीजिए, कुछ भी एक करके अपने को, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको थोड़ी इजी वे में सिलेक्शन हो सके, ठीक है। और बाकी तो तैयारी जरूर रखिए, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आपका, बहुत जल्दी जो है सो सीटें भारी मात्रा में जो सो भरी जाने वाली हैं। आप अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग रखिए, कमजोर, चूँकि नए छात्र समय आएंगे, उससे पहले आप पहले से मैदान में हैं, तो अपनी रन छोड़ मत बनिए, और पूरी जितनी क्षमता है उसके साथ, और मैंने जैसे बोला कि अपना पहले बेस पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पढ़ाई का निश्चित तौर पर सफलता। चलते चलते हम चाहेंगे, भैया से आग्रह है कि जब तक मोतिहारी